वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे वैद्युत धारिता। ये फिजिक्स का अगला चैप्टर है, चौथा चैप्टर नंबर 4। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत धारिता, तो चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है? जो पहली हेडिंग है किसी चालक की वैद्युत धारिता, तो हम इसकी डिफिनेशन बताएंगे। किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता, इसका जो फार्मूला होता है वो C = Q/V होता है। तो यहां से डिफिनेशन बनती है कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q के कारण उसके जो विभव में वृद्धि होती है उसके अनुपात को हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी भी चालक की वैद्युत धारिता, तो चालक की वैद्युत धारिता जो होती है उसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि किसी भी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण जो विभव में वृद्धि होती है उसके अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसका SI मात्रक लिखना चाहें तो यहाँ से इसका SI मात्रक हमको मिल जाएगा। चालक की वैद्युत धारिता का SI मात्रक, यहाँ से Q क्या है? आवेश, और इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है, और V विभव है तो इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो ये क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो गया। और कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैरेड भी बोलते हैं, तो इसका एक मात्रक फैरेड भी होता है यहाँ से। तो इसका जो वैद्युत धारिता का SI मात्रक है वो कूलाम प्रति वोल्ट है, या हम इसको एक फैरेड कह सकते हैं। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि एक फैरेड जो होता है, एक फैरेड वो बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट, 1 कूलाम प्रति वोल्ट। फैरेड को हम F से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से हम अगर कहें कि फैरेड जो होता है उसके स्थान पे हम F यूज करें, तो फैरेड को F से प्रदर्शित किया जाता है, तो फैरेड के स्थान पे हम F यूज कर सकते हैं। यहाँ ये जो फैरेड है वो वैद्युत धारिता का बड़ा मात्रक है, इसके और भी छोटे मात्रक होता है। छोटे मात्रकों में आता है कि माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड। माइक्रोफैरेड क्या होता है कि हम जो माइक्रोफैरेड का संबंध होता है फैरेड में, वो हम कहते हैं कि माइक्रोफैरेड को हम UF से दर्शाते हैं। कि मान लीजिए 1 माइक्रोफैरेड हमको लिखना है, तो ये किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोफैरेड 10⁻⁻⁶ फैरेड के बराबर होता है। ऐसे ही अगर हमको 1 पिकोफैरेड लिखना है, तो 1 पिकोफैरेड जो होता है उसको हम 1 PF से लिखते हैं। 1 पिकोफैरेड ये बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरेड। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुआ हमारा कि हम चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है। C से हम दर्शाते हैं वैद्युत धारिता को, और किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश के कारण उसके जो विभव में वृद्धि होती है उसके अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ से वैद्युत धारिता का जो SI मात्रक है वो कूलाम प्रति वोल्ट, या इसको हम फैरेड भी कहते हैं। और एक फैरेड का जो मान होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट, और इसे फैरेड को हम F से प्रदर्शित करते हैं। इसके छोटे जो मात्रक हैं वो माइक्रोफैरेड होते हैं, पिकोफैरेड होते हैं। तो 1 माइक्रोफैरेड को हम 1 μF लिखते हैं। ये म्यू का साइन है, 1 μF बराबर 10⁻⁻⁶ फैरेड के बराबर होता है। और एक पिकोफैरेड जो होता है वो 10⁻⁻12 फैरेड के होता है। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि अगर हम चाहें तो यहाँ से इसका बीमा भी निकाल सकते हैं। तो आगे हम इसका बीमा निकालेंगे कि वैद्युत धारिता का बीमा और मात्रक के लिए हम निकालते हैं यहाँ से। तो वैद्युत धारिता का बीमा व मात्रक। अब कैसे निकलता है? तो सबसे पहले हम फार्मूले से यूज करते हैं, फार्मूले को यूज करते हैं, वहां से बीमा निकालते हैं। तो जो C बराबर है यहाँ से Q/V, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे और यहाँ से इसका बीमा निकाल देंगे। तो C = ये हो सकता है, Q का जो मान होता है हम जानते हैं कि धारा से I Q/T, या यहाँ से Q IT हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Q को हमें यूज करना है तो उसके स्थान पे हम IT लिख सकते हैं, और बटे जो V होता है वो विभव है। तो विभव का जो फार्मूला होता है वो W/Q होता है।
यहाँ से ये Q ऊपर जाएगा तो यहाँ से IT पहले से अंश में है, यहाँ से Q अंश में और भी आ जाएगा पलट के, और ये आपका W हो गया। यहाँ से थोड़ा सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है IT और इंटू इस Q की अगर वैल्यू हम IT के रूप में लिखें तो एक बार फिर से IT आ जाएगा और बटे W को हम बल गुणे विस्थापन F इंटू डी लिख सकते हैं, तो उसको लिख दिया गया। उसके बाद इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो IT 2 बार दिख रहा है तो यहाँ पर जो बनेगा वो I का स्क्वायर बन जाएगा और T का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से जो F का मान होता है यह बराबरिया में अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण, उसका हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ से हमको F के स्थान पे M मिल जाएगा इंटू डी। डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन है। अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहें कि C का बीमा का मतलब होता है कि वैद्युत धारिता का बीमा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि I स्क्वायर और T स्क्वायर बटे MA और इंटू डी इसका बीमा। अब यहाँ पे बीमा हम लोग 11th में पढ़े हैं कि I धारा है उसका जो बीमा होता है A होता है, और यहाँ पर 2 बार I स्क्वायर है इसलिए A स्क्वायर हो गया, और T समय है उसका जो बीमा होता है वो कैपिटल T होता है तो इसका स्क्वायर हो गया। M क्या है द्रव्यमान है तो इसका द्रव्यमान का जो बीमा होता है कैपिटल M होता है तो उसको रख दिया गया M के स्थान पे। A त्वरण है, त्वरण का जो बीमा होता है LT-2 तो उसको यहाँ से रख दिया गया, और D क्या है एक प्रकार की दूरी है और दूरी का जो बीमा होता है वो L होता है तो उसको रख दिया गया D के स्थान पे। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से A स्क्वायर तो यह न्यूमरेटर में अर्थात अंश में है तो ये हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग हर में क्या करते हैं, यहाँ से हो जाएगा M, L यहाँ भी है L यहाँ भी है तो उस पर स्क्वायर हो जाएगा और T पर -2। अब सारी संख्याओं को जो भी संख्या हर में दिख रही है हम अंश में ले जाएंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा C का बीमा बराबर यहाँ से ध्यान से देखना कि क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हमको M मिल जाएगा इनवर्स के रूप में, क्योंकि हर में एक घात होती है वो लिखा नहीं जाता, जब हम उसको अंश में ले जाते हैं तो इनवर्स बन जाता है। और यहाँ पर A स्क्वायर ऑलरेडी है। उसके बाद में यहाँ पे L बचा है तो वो हो जाएगा L पर -2, क्योंकि वो हर में है जब अंश में जाएगा तो -2 हो जाएगा, और उसके साथ T पर जब -2 घात ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और ऑलरेडी 2 पर घात 2 ऊपर है T पर घात 2 तो ये T पर पावर 4 बन जाएगा। तो जो टोटल बीमा बना M इनवर्स A स्क्वायर L-2 और T पर 4, तो ये जो वैद्युत धारिता का बीमा है वो इतना हो गया। अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका MKS पद्धति में मात्रक क्या होगा, इसको देख के लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि MKS पद्धति में C का मात्रक, तो मात्रक इसको देख के लिखा जा सकता है। तो M द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, तो ये किलोग्राम का इनवर्स हो गया। A क्या है एम्पियर है, धारा है एम्पियर, तो इस पर 2 घात आ जाएगा। L क्या है दूरी है अर्थात उसका मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ से मीटर पर -2 हो जाएगा। और T समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो सेकंड पर जो है पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि MKS पद्धति में जो वैद्युत धारिता का मात्रक हो किलोग्राम इनवर्स एम्पियर टू मीटर -2 और सेकंड पावर 4, ये जो हो जाएगा MKS पद्धति में वैद्युत धारिता का मात्रक। इसके बाद अगली हेडिंग जो हम लोगों को पढ़नी है वो विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालने के लिए हमको पढ़नी है। तो विलगित गोलीय चालक क्या होता है सबसे पहले जान लेना जरूरी होता है। तो हम हेडिंग लिखेंगे कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, और उसका डेरिवेशन जो भी है हम लोग निकालते हैं यहाँ से। तो हेडिंग क्या है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि यह चालक जो है गोलीय है अर्थात गोलाकार है, तो हम एक चित्र बना लेते हैं कि ये एक जो गोलीय चालक है वो कुछ इस प्रकार का है।
कुछ इस प्रकार का, और यहाँ पर जो बल रेखाएं निकल रही हैं वो पृष्ठ के लंबवत निकल रही हैं। देखिए फिगर पे ही डिपेंड होता है पूरा फिजिक्स की, कैसे कैसे हम किसी चीज का डेरिवेशन करते हैं और किसका डेरिवेशन कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। हमने मान लिया कि ये जो गोला है उसकी जो रेडियस है अर्थात जो त्रिज्या है वो r है। हमको निकालना क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विलगित गोलीय चालक होता क्या है। तो ऐसा चालक जिसका किसी अन्य चालक से वैद्युत संपर्क ना हो उसको विलगित चालक कहा जाता है। विलगित गोलीय चालक मतलब गोलाकार जो चालक होता है उसका आकार जो गोला की तरह होता है उसको गोलीय चालक कहा जाता है। और विलगित का मतलब यही होता है कि ऐसा चालक जिसका किसी अन्य चालक से वैद्युत संपर्क ना हो, वैद्युत से संपर्क नहीं होता है, तो ऐसे चालक को हम विलगित गोलीय चालक कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये अकेला ऐसा चालक है और किसी के साथ में इसका संपर्क नहीं है, तो इस चालक को हम विलगित गोलीय चालक कह सकते हैं। यहाँ से ये चित्र बना देते हैं हम, तो ये हो जाएगा। अब मान लीजिए हम इस गोलीय चालक को Q आवेश देते हैं, Q आवेश, तो Q आवेश देने पर इस चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से धनावेश संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। धन आवेश पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित हो जाता है और जो पृष्ठ बनता है वो समविभव पृष्ठ बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो समान होता है। वो ध्यान से सुनना कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे जो विभव होता है वो समान होता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, समविभव पृष्ठ हो जाता है। आवेश Q देने पर चार्ज जो है समान रूप से इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। तो हमको निकालना क्या है, हमको तो मेन रूप से निकालना है C बराबर Q/V। ये फार्मूले का यूज करना है इसके लिए, गोलीय चालक के लिए। तो हमको धारिता ही निकालनी है, लेकिन सबसे पहले हमको ध्यान देना है इस बात पे कि इस गोलीय चालक का जो विभव होगा वो कितना होगा। तो उस विभव को निकालते हैं हम। तो हम कहते हैं कि पृष्ठ के किसी बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण पृष्ठ के किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले इसमें माना जाता है कि ये गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है, इसमें हम जब प्लस Q चार्ज देते हैं वो तो समान रूप से पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है धनावेशित, और इसका जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ हो जाता है। इतना मानने के बाद हम कहते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हम विभव निकालते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि V है। तो V इक्वल टू हम जानते हैं कि 1/4πε0 K। अगर वो K परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है तो उसका K परावैद्युतांक माध्यम होता है। और यहाँ से ये हो जाएगा Q/R होता है फार्मूले में, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस लिया गया है R वो कैपिटल R लिया गया है। तो यहाँ से जो हमको V का मान मिला वो V इक्वल टू 1/4πε0 K Q/R। यहाँ से इसको हम छोड़ देते हैं। आगे कहते हैं हम आगे कि यदि चालक की वैद्युत धारिता C है तो हमको जो धारिता का फार्मूला मिलता है C = Q/V। वैद्युत धारिता अगर C है तो यहाँ से C का फार्मूला जो हम जानते हैं कि C = Q/V होता है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि यहाँ से V का मान रख देंगे, तो ये V का मान हो जाएगा 1/4πε0 K, और यहाँ हमको मिल जाएगा Q R/R। यहाँ से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम जो नियम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर ऐसी लिखी होती है A/B/C, तो ये संख्या कैसे हल किया जाता है, इसको B पलट के AC/B हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही हाल है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो हमको मिल जाएगा 4πε0 K के साथ में R। तो किसी भी विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है इतना फैरड, इसका मात्रक भी लिख देंगे हम फैरड।
तो किसी गोलीय चालक, किसी विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो C = 4πε0 के R के साथ फैरेड इतना होता है। तो ये हमको पूरा व्यंजक मिल गया कि किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है वो इतना होता है। इसमें एक चीज और बताई जाती है कि यदि हम K = 1 ले लें, K का 1 का मतलब ये होता है कि अगर वायु के लिए लेते हैं या निर्वात के लिए लेते हैं तो K का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम उसको C0 कह सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि 4 C0 या C0 भी पढ़ते हैं तो C0 = 4πε0 और हमको यहाँ से R मिल जाएगा। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2, 1 और 2 की तुलना करके हम यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको। अगर हम भाग देते हैं C/C0 तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4πε0 के R और यहाँ से मिल जाएगा 4πε0 R। तो यहाँ से जो भी कट सकता है उसको हम काट देंगे और हमको मिल जाएगा C/C0 = K, या हम कह सकते हैं C = K के साथ C0। एक हमको संबंध मिल जाता है। जब परावैद्युतांक लेते हैं और एक बार नहीं लेते हैं तो C = KR ये रिलेशन होता है। इसके बाद ये अगली हेडिंग एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं कि विलगित गोलीय चालक का मतलब क्या होता है। कि विलगित गोलीय चालक का मतलब होता है कि ऐसा चालक जिससे किसी अन्य चालक का वैद्युत संपर्क ना हो तो विलगित चालक कहलाता है। और ये गोलीय है, इसका जो शेप है वो गोलाकार है, इसलिए गोलीय चालक कहा गया। इसमें हम Q आवेश दिए जो पृष्ठ के संपूर्ण पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो समान है, अर्थात समविभव पृष्ठ है। और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, वो R मान लिए। फिर हमने कहा कि +Q आवेश के कारण पृष्ठ के किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव है वो V = 1/4πε0 K Q/R, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या ली गई है वो R ली गई है। उसके बाद में वैद्युत धारिता के फार्मूले से मान लिया कि वैद्युत धारिता इसकी क्या है, C है, तो C = Q/V ये फार्मूला अभी भी हमने पढ़ाया है। यहाँ से इसका यूज करते हैं, V के स्थान पे ये पूरी वैल्यू रख देते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, C = 4πε0 के साथ में R और फैरेड। तो अब ये हो गया, ये क्या हुआ कि अगर परावैद्युतांक माध्यम में रखा है, अगर हम किसी वायु में या निर्वात में रखते हैं तो हमको जो C0 का मान मिलता है वो 4πε0 R मिलता है। और इसका कंपेयर करने पे हमको C = K C0 मिल जाता है। तो यहाँ से विलगित गोलीय चालक की जो धारिता का व्यंजक है वो मेन रूप से C = 4πε0 K R ही है। अब अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमको लगता है कि इस बार भी मैक्सिमम चांस, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, अगली हेडिंग है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है कि मान लीजिए हम किसी चालक को आवेश देते हैं, आवेश देने में जो कुल कार्य करना पड़ता है, उसी जो टोटल कार्य होता है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि अगर हम किसी भी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में पूर्ण रूप से आवेशित करने में जितना भी हमको कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो मान लेते हैं कि हम जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो किसी क्षण उसका आवेश जो है वो Q1 है। तो ये ध्यान से कि मान लेते हैं किसी चालक को जब हम आवेशित करते हैं तो किसी क्षण उसका आवेश जो है वो Q1 है तथा जो विभव है वो V1 है।
और धारिता जो है वो चेंज नहीं होती है, तो जो धारिता है उसको हम सी मान लेते हैं, अर्थात और यह करके तथा धारिता सी है। तो यहां से हमको एक व्यंजक मिल सकता है यहां से, तो हम कहेंगे C इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है Q/V, तो यहां से 1 माना गया है तो उसको C इज इक्वल टू Q1/V1 मान सकते हैं। यहां से अगर हम इम्प्लाइज दैट करके V1 का मान निकालें तो V1 इज इक्वल टू Q1/C, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर से हम समझा देते हैं कि हमको निकालना क्या है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी चालक को आवेशित करने में जो टोटल कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले माना गया कि उस चालक को हम जो आवेशित करते हैं तो किसी क्षण उसका जो आवेश है वो Q1 है तथा उसी क्षण V1 में उसका विभव हो जाता है, और माना उस चालक का जो धारिता है वो C है, तो हमको ये रिलेशन मिलता है कि C इज इक्वल टू Q1/V1, और यहाँ से इम्प्लाइज दैट करके हम V1 का मान निकालते हैं तो Q1/C हमको मिल जाता है। हम समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब हम क्या कहते हैं कि अगर हम किसी वो आवेश को अनंत से किसी चालक, मान लीजिए कि कोई चालक है उस पर आवेश दिया जाता है ΔQ या DQ दिया जाता है आवेश। मान लिए कि उस चालक को हम DQ आवेश देते हैं और अनंत से लाते हैं। अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है वो हम मान लेते हैं DW है। तो यहां से हमको किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि किया गया कार्य यहाँ टोटल समझने वाली चीज है कि DW बराबर ये हो जाएगा V1 इंटू DQ। एक बार फिर से समझा देते हैं हम कि हम DQ आवेश को अनंत से लाने में, V1 विभव में लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है उसके लिए हम DW इक्वल टू V1 इंटू DQ का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन विभव का होता है, वैद्युत विभव का ये संबंध होता है, उसी से लिया गया। ये स्मॉल पार्ट के लिए लिया गया है कि छोटे आवेश के लिए, बहुत कम आवेश के लिए लिया गया है, तो DW बराबर V1 इंटू DQ हो गया। अब हम मानते हैं कि अगर हम टोटल किया गया कार्य निकालें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसके साथ में, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया जाएगा। जब हम किसी भी चालक को आवेशित करते हैं तो हमको सबसे पहले शून्य आवेश से स्टार्ट करना पड़ता है। इसका मतलब कि जो आवेशन की क्रिया होती है हम वहां से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, और मान लीजिए अंत तक देते देते हम आवेश को कहां तक पहुंचा देते हैं, Q तक। तो यहां से हम कहते हैं कि माना आवेशन की प्रारंभिक स्थिति में जो Q1 का जो मान होता है वो यहां से हमको 0 मिल जाता है, तथा अंतिम स्थिति हम कितना आवेश देते हैं, हम मान लिए कि अंतिम स्थिति में तथा अंतिम स्थिति ये हो जाता है Q1 का जो मान होता है वो हम Q मान ले रहे हैं। अतः किया गया कुल कार्य निकालते हैं हम, तो यहां से कहेंगे कि अतः किया गया कुल कार्य, तो यहां से हमको इंटीग्रेशन ऑफ DW मिल जाएगा, और इसको हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन V1 DQ। लेकिन ये निश्चित समाकलन का पार्ट है, क्योंकि ये यहाँ के लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमको पता है। हम जब आवेश देते हैं तो हम Q1 इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, और हम आवेश टोटल जितना देते हैं वो Q1 बराबर Q तक देते हैं। तो यहाँ इसकी जो लोअर लिमिट लगेगी वो 0 और अपर लिमिट जो लगेगी वो Q लग जाएगी। यहाँ से हम समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाता है कि 0 to Q, और V1 के स्थान पे हम जो वैल्यू रखना चाहते हैं तो हमको मिल जाएगा Q1/C, और यहाँ से DQ। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ DW जो है, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि W इज इक्वल टू किया गया कार्य बराबर, यहाँ से 1/C जो कि कांस्टेंट है, अचर है, वो बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ लग जाएगा 0 से लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 0 से Q, और Q1 के साथ DQ।
अब इसका हम समाकलन करेंगे, आगे हम ऊपर लिख देते हैं। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा कि W इज इक्वल टू 1/c और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q1 Q और Q1 का इंटीग्रेशन हम dQ के सापेक्ष में कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसका हम यूज करेंगे कि मान लीजिए अगर कोई भी ऐसी राशि लिखी है x पावर n और dx लिखा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है x पावर n+1 बटे n+1। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। यहाँ से हो क्या जाएगा कि W इज इक्वल टू 1/c और Q पर जो एक घात है उस पर एक और जुड़ जाएगा। जो घात एक होती है पावर एक वो लिखी नहीं जाती है, और यहाँ से 1+1 हो जाएगा। और जो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जो यहाँ पे लिखी है 0 टू Q, उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा W इज इक्वल टू 1/c और Q1 पर दो घात मतलब Q1 स्क्वायर बटे 2 मिल जाएगा। और यहाँ से 0 से Q लोअर लिमिट टू अपर लिमिट मिल गया हमको। तो यहाँ से हम 1/c 2c 2 हम बाहर कर लिए, कांस्टेंट है उसमें Q और 0 रखने कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा फिर से Q1 स्क्वायर और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से Q। अब हम लिमिट रख देते हैं अगले स्टेप में। तो लिमिट रखने पे हम रूल जानते हैं कि जब निश्चित समाकलन को हल किया जाता है तो सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है माइनस के साथ लोअर लिमिट रखी जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा Q के साथ स्क्वायर माइनस Q के स्थान पे हम 0 रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो W अर्थात टोटल किया गया कार्य मिलेगा हमको 1/2c और Q स्क्वायर। यहाँ या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 Q स्क्वायर बटे c। चूंकि हम पहले ही बोल सके हैं कि किया गया कुल कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो हम यहाँ से कहते हैं कि चूंकि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, अतः हमको क्या मिल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं। तो U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बटे हमको C मिल जाएगा। तो हमारा जो टोटल व्यंजक मिला U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बटे C। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पदों में निकाल सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है और कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, तो उसको उसके मात्रक को लिख दिया गया। एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है हमको। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो हम किसी भी चालक को जब आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में जो कुल कार्य करना पड़ता है वही टोटल किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो क्या करते हैं उसके लिए, हमने मान लिया कि हम जब आवेशित करना स्टार्ट करते हैं तो किसी क्षण उसका जो आवेश है वो Q1 है तथा उसका जो विभव है वो V1 है और धारिता C है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला कि C इज इक्वल टू Q1 बटे V1। यहाँ से इम्प्लाइज दैट करके V1 का मान हमने निकाल लिया, समीकरण 1 करके छोड़ दिया इसको। फिर हम आगे कहते हैं कि dQ आवेश को अनंत से लाने पर, क्षेत्र में वैद्युत विभव के पास लाने पर यहाँ से जो कार्य करना पड़ता है dW, ये हो जाएगा dW बराबर V1 और dQ। ये होता कहाँ से, ये फार्मूला है वैद्युत विभव का, उस फार्मूले का यूज किया गया। तो स्मॉल या छोटे आवेश के लिए कहें, छोटे आवेश के लिए, कम आवेश के लिए जो कार्य निकाला जाएगा उसके लिए हम हमेशा डिफरेंशिएट पार्ट उसका यूज करते हैं। तो dW बराबर V1 dQ यहाँ से निकल गया हमको। अब हम कहते हैं कि जब हम स्टार्ट किए तो उसको आवेश देना, तो आवेश हम 0 से स्टार्ट करते हैं देना, तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है अर्थात लोअर जो लिमिट है वो 0 से हो जाएगी Q1 बराबर 0, तथा जो अंतिम स्थिति है हम कहाँ तक देते हैं, हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं और आवेश Q तक देते हैं। तो वो जो अंतिम अर्थात अपर लिमिट जो हो जाएगी वो Q1 बराबर Q तक हो जाएगी। अब हम अगर टोटल किया गया कार्य निकालें तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0 से Q लग जाएगी और V1 dQ। यहाँ जो V1 है वो विभव है और जो विभव V1 माना गया है उसकी वैल्यू होती है यहाँ से Q1 बटे C। तो V1 के स्थान पे Q1 बटे C रख दिया गया, dQ रख दिया गया।
1/c कांस्टेंट है, क्योंकि धारिता किसी भी चालक की जो धारिता होती है वो बदलती नहीं है, धारण करने की जो क्षमता होती है वो एक ही होती है, वो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लिया गया, 0 से q इंटीग्रेशन लग गया q1 dq, यहाँ से इंटीग्रेशन किया गया इसका, तो ये q1 पर 1 + 1 ये इंटीग्रेशन के रूल से हो गया, q1 का स्क्वायर बटे 2 जो है कांस्टेंट है उसको बाहर कर लिया गया, तो w बराबर 1/2c और q स्क्वायर माइनस 0 मिल गया। यहाँ मिला कैसे, ये अपर लिमिट सबसे पहले हम ऊपर की लिमिट रखते हैं जो मैक्सिमम लिमिट होती है, और जो लोअर लिमिट होती है उसको बाद में लिखते हैं माइनस के साथ में। तो -0 का कोई मतलब नहीं है, तो वहां से हमको मिल गया 1/2c और q स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 q स्क्वायर बटे यहाँ c, ये q स्क्वायर बटे c। अब क्योंकि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए जो हम w जहाँ पे लिख सकते हैं उसके स्थान पे हम u, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का जो नोटेशन होता है u होता है, तो u = 1/2 q स्क्वायर बटे c, और ये जूल हो गया। यहाँ से एक दो स्थितियां और बनती हैं, एक दो स्थितियां क्या बनती हैं कि अगर उसको हम अलग अलग पदों में लिखना चाहें तो वो क्या बन सकता है, तो यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। हम बता रहे हैं कि यहाँ से जो हमको फार्मूला मिला कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो ये आपका आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा u बराबर 1/2 q स्क्वायर बटे c हमको मिल गया। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको हम एक बार c और v के पद में लिखें, अर्थात वैद्युत धारिता और विभव के पद में लिखें या आवेश और विभव के पद में लिखें, तो हम फार्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, हम जानते हैं कि c = q/v होता है। यहाँ से अगर हम c को हटाना चाहें तो c के स्थान में हमको q/v रख देना पड़ेगा, तो यहाँ से हम अगर कहें कि u बराबर 1/2 q स्क्वायर और एक बार फिर से q/v, यहाँ से q से एक घात कट जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 1/2 qv। तो u का एक फार्मूला तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, और ये फार्मूला किसमें है, आवेश और विभव के पद में है, तो ये मिल गया हमको। अगर अगले स्टेप में एक तो फार्मूला हमको ये मिल गया कि u बराबर 1/2 q स्क्वायर बटे c, ये आवेश और धारिता के पदों में फार्मूला है स्थितिज ऊर्जा का। दूसरा जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है u बराबर 1/2 qv, ये आवेश और वैद्युत विभव के पद में है। अगर हम निकालना चाहें कि विभव और धारिता के पद में, तो हमको q के स्थान पे मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देख लीजिए फार्मूले में कि अगर हमको q निकालना है यहाँ से, तो q = हो जाएगा cv, तो q के स्थान पे हम cv यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कि u = 1/2 cv, q के स्थान पे लिखा गया और इंटू v, तो ये टोटल का जो बनेगा फार्मूला 1/2 cv स्क्वायर जूल। तो इस तरह से हमको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो आवेशित चालक के लिए मिलता है वो तीन रूपों में मिलता है। एक बार u बराबर 1/2 q स्क्वायर बटे c, और मात्रक तो हम हमेशा जूल ही लिखेंगे, इतना जूल, और एक बार हमको qv के पदों में मिला तो u = 1/2 qv, और एक बार हमको वैद्युत धारिता और विभव के पद में तो u = 1/2 cv स्क्वायर। बस आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।